Look at the next question now, which is based on simultaneous equation. तो ये Z में आया है क्वेश्चन और इसमें गिवन क्या है, कंसिडर द सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस एज फॉलोज। तो दो लीनियर इक्वेशन है, एक है 3x प्लस 21y प्लस पी इक्वल टू 0 एंड qx प्लस ry माइनस 7 इक्वल टू 0 वेयर p q r आर रियल नंबर्स। तो अपन को दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। अब अपन को क्या फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग statements definitely contradicts the fact that the lines represented by the two equations are coinciding. ओके तो क्वेश्चन पढ़ के पहले क्या समझना है कि दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, अगर ये दोनों लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, कोइंसाइडिंग लाइंस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो डेफिनेटली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब अगेंस्ट है किससे, कि ये दो लाइन कोइंसाइडिंग लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये दो लाइन को अगर कोइंसाइडिंग मेंटेन रखनी है कंडीशन, तो कौन सा ऑप्शन है जो उसके अगेंस्ट हो जाएगा वो आपको देखना है। तो डेफिनेटली कॉन्ट्राडिक्ट देखना है। तो अपने पास जो इक्वेशंस हैं वो पहले देखें अपन। तो दैट इज 3x प्लस 21y प्लस p इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट इज qx प्लस ry माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दो अपने पास इक्वेशन है। अब अपना जो कोइंसाइडिंग लाइंस की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट, ये सब आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि 3/q मतलब x का कोफिशिएंट का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू y के कोफिशिएंट का रेशियो 21/r एंड कांस्टेंट का रेशियो दैट इज p अपॉन -7, ठीक है। तो ये कंडीशन है that these two lines are representing coinciding lines, ओके। अब इसमें अपन को ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ 3/q 21/r और p/-7 अपने पास वैल्यू है, तो इसमें अपन ये देख सकते हैं कि अपन को बताना है कि डेफिनेटली कॉन्ट्राडिक्ट कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है। तो स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है फर्स्ट, p एंड q मस्ट हैव अपोजिट साइन, p और q के साइन अपोजिट होने चाहिए। सेकेंड बोल रहा है लार्जेस्ट अमंग पी क्यू आर इज क्यू, आर एंड क्यू मस्ट हैव सेम साइन। स्मॉलेस्ट अमंग पी क्यू आर इज आर एंड पी कैन नॉट बी जीरो। मतलब साइन को लेके और क्या ग्रेटेस्ट है वेरिएबल, इसको लेके कुछ ऑप्शंस बने और अपन को डेफिनेटली कॉन्ट्राडिक्ट ढूंढना है। तो अभी जो मेरे पास सिचुएशन है, इससे मैं अगर देखूं कि फर्स्ट टू रेशियोज अगर अपन देखें तो आर बाय क्यू का जो रेशियो है दैट इज 21/3 या फिर 7/1, ठीक है। तो आर बाई क्यू अपने पास 7/1 है। तो मतलब ये हो गया कि दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट कि अगर आर बाई क्यू 7/1 है, आर बाई क्यू अगर 7/1 है तो आर कैन बी टेकन एज 7 एंड क्यू कैन बी टेकन एज 1। तो ये दो वैल्यूज है, क्योंकि रेशियो 7/1 है तो आर 7 और क्यू 1 आप ले सकते हो। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि अगर आर ओ क्यू का रेशियो 7 और 1 है तो आर की वैल्यू -7 भी हो सकती है और क्यू की वैल्यू -1 भी हो सकती है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो अभी भी आर बाय क्यू 7/1 ही रहेगा, ठीक है। तो अपन को ये समझ में आ गया कि जब आर बाय क्यू 7/1 है तो आर और क्यू क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 7 और 1 और -7 और -1, ठीक है। अब इसके बाद अपन ये देखें कि इससे अपन एक ये वाली कंडीशन अगर अपन देखें कि R7Q1, यहाँ पे R और Q दोनों पॉजिटिव है और यहाँ पे दोनों नेगेटिव है R और Q। तो इसमें अपन देखें कि अपने पास एक इंफॉर्मेशन है P/-7, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि फर्स्ट और थर्ड सिचुएशन देखें, फर्स्ट और थर्ड सिचुएशन देखें अपन, तो Q इंटू पी क्या बनेगा, P इंटू क्यू बनेगा आपका 3 इंटू -7 दैट इज -21, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट और थर्ड रेशियो पे देखा है कि P इंटू क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 3 इंटू -7 दैट इज -21। अब इसके बाद मैं ये देखूं कि जब R 7 है और 1 है और Q 1 है, तो इसमें अपन देख सकते हैं कि Q अगर 1 है तो P की वैल्यू हो जाएगी -21, ठीक है। तो इसमें मैंने Q1 रख दिया तो P आ गया -21।
तो अपने पास आर, क्यू और पी है। तो इसमें अपन देखें कि कौन से ऑप्शंस हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये बोल रहा है पी एंड क्यू मस्ट हैव अपोजिट साइन। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि पी और क्यू के अपोजिट साइन है, तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, तभी लाइंस कोइंसाइडिंग होगी। तो अपन को तो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो ये तो अपना आंसर नहीं है क्योंकि ये तो सही है, क्योंकि ये कंडीशन सही है क्योंकि कोइंसाइडिंग बना रहेगा। लार्जेस्ट अमंग पी क्यू एंड आर इज क्यू। पी क्यू और आर में से अभी अगर अपन देखें तो तीनों में सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे क्या है, आर, लेकिन ये स्टेटमेंट बोल रहा है क्यू, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट सा लग रहा है। आर एंड क्यू मस्ट हैव सेम साइन, यहाँ पे आर और क्यू का सेम साइन है, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये भी अपना स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये कंडीशन कोइंसाइडिंग को सेटिस्फाई कर रही है कि आर और क्यू के साइन सेम होने चाहिए, तो वो है उससे P-21 है, तो वो कोइंसाइडिंग की सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है। द स्मॉलेस्ट अमंग पी क्यू आर इज आर। तो आप देखो इन तीनों में स्मॉलेस्ट अभी कौन है, पी, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट सा कर रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज पी कैन नॉट बी जीरो, पी जीरो नहीं हो सकता। तो अगर अपन यहाँ पे ये देखें कि ये आप ये जो रेशियो देख रहे हो इसमें अगर मैं पी जीरो कर दूं तो 3/q जीरो हो पाएगा क्या, ऊपर 3 है तो आप जीरो नहीं बना पाओगे क्योंकि 3/q है, ठीक है। और अगर p जीरो हो जाए तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि 3/q इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से तो q की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी, मतलब ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती है ना। तो मतलब 3/q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो मतलब p जीरो नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी सही बोल रहा है, तो ये अपना आंसर नहीं है। तो ये तीन तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए जो कोइंसाइडिंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अपन को देखना है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब नेक्स्ट अपन देखें सिनेरियो R-7 है, Q-1 है। अब यहाँ पे अगर मैं Q की वैल्यू -1 रखता हूँ तो Q अगर -1 होगा तो इस केस में P की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ -1 Q की वैल्यू -1 रखोगे तो P आएगा 21, ठीक है। P की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 21, क्योंकि Q -1 है और ये -21 है, -21/-1 इज P21। अब इसमें अपने दो ऑप्शन बचे थे, इसमें बोल रहा है लार्जेस्ट अमंग पी क्यू आर इज क्यू, तो पी क्यू आर में लार्जेस्ट तो अभी तो पी चल रहा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। स्मॉलेस्ट अमंग पी क्यू आर इज आर, स्मॉलेस्ट अमंग पी क्यू आर, तो P21 है, Q -7 है और R -7 है, तो यस ये स्मॉलेस्ट है अभी, ठीक है। ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कि ये स्मॉलेस्ट है, एक केस ये है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, कोइंसाइडिंग कंडीशन को मैच कर सकता है, इसलिए ये अपना आंसर नहीं है क्योंकि आर यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, ये स्टेटमेंट सही है कोइंसाइडिंग के वे से। लेकिन ये स्टेटमेंट अब बच रहा है अमंग पी क्यू आर एस क्यू। अब अपन ने दोनों केस देखें, क्या किसी भी केस में पी क्यू आर में से सबसे ग्रेटेस्ट क्यू है क्या, यहाँ पे ग्रेटेस्ट कौन है 7, यहाँ पे ग्रेटेस्ट कौन है पी, दैट इज 21। तो अपन ने दोनों केस देख लिए, इसमें 4 ऑप्शन आपके एलिमिनेट होते हैं जो कोइंसाइडिंग को मैच करते हैं, लेकिन जो बी वाला स्टेटमेंट है वो कोइंसाइडिंग को बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो दिस इज डेफिनेटली कॉन्ट्राडिक्ट, हेंस आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर? Look at the next question now. We are given that a group of boys is practicing football in a rectangular ground. Raju and Ratan, they are standing at the two opposite midpoints of the two shorter sides. Raju has the ball who passes it to Rivu, who is standing somewhere on one of the longer sides. Rivu holds the ball for 3 seconds and passes it to Ratan. Ratan holds the ball for 2 seconds and passes it back to Raju. The path of the ball from Raju to Rivu makes a right angle with the path of the ball from Rivu to Ratan. The speed of the ball whenever pass is always 10 meters per second and the ball always move on straight lines along the ground. Consider the following two additional pieces of information. ठीक है, तो यहाँ पे अपन को एक सिचुएशन गिवन है कि कुछ बॉयज हैं जो फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड में, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, तो एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड में कुछ बॉयज प्रैक्टिस कर रहे हैं। राजू एंड रतन दे आर स्टैंडिंग एट द टू अपोजिट मिड पॉइंट्स ऑफ द टू शॉर्टर साइड्स, तो ये दो शॉर्टर साइड्स हैं, इसके जो मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसके जो मिड पॉइंट्स हैं यहाँ पे कौन है, राजू और रतन। तो लेट मी टेक दिस एज राजू
and that is Ratan. Next, we are given that they are standing at the opposite. They are standing at the two opposite midpoints of two shorter sides. तो midpoints में shorter sides पे हैं. Raju has the ball who passes it to Rivu. तो राजू के पास एक बॉल है जो वो रीवू को पास करता है. अब ये नया बंदा है रीवू, ये कहाँ पर है? हु इज स्टैंडिंग समवेयर ऑन दी वन ऑफ द लॉन्गर साइड्स. तो जो रीवू है वो किसी लॉन्गर साइड पे, ठीक है. तो लेट्स से अगर रीवू यहाँ पे, रीवू यहाँ पर है लॉन्गर साइड्स पे, तो राजू ने बॉल रीवू को पास की. रीवू होल्ड्स दी बॉल फॉर 3 सेकेंड्स. तो रीवू ने क्या करा? 3 सेकेंड तक बॉल अपने पास रखी है, 3 सेकेंड तक बॉल अपने पास रखी है. एंड पासेस इट टू रतन. फिर उसने बॉल रतन को पास कर दी. रतन होल्ड्स दी बॉल फॉर 2 सेकेंड्स एंड पासेस इट बैक टू राजू. तो रीवू ने 3 सेकेंड बॉल रखने के बाद रतन को ट्रांसफर कर दी. फिर रतन ने 2 सेकेंड के लिए अपने पास रखी बॉल, ठीक है. फिर रतन ने राजू को ट्रांसफर कर दी, ठीक है. तो रतन ने फिर राजू को पास कर दी. द पाथ ऑफ द बॉल फ्रॉम राजू टू रीवू, राजू टू रीवू मेक्स अ राइट एंगल. ओके, मेक्स अ राइट एंगल. तो राजू ने जब रीवू को बॉल पास की तो वो जो पाथ है, इट मेक्स अ राइट एंगल विद द पाथ ऑफ बॉल फ्रॉम रीवू टू रतन. तो मतलब अगर राजू ने रीवू को बॉल पास की है और फिर रीवू ने रतन को बॉल पास की है, तो ये जो पाथ आप देख रहे हो ये 90 डिग्री बना रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है. तो डायरेक्शन में गिवन है कि ये जो पाथ है ये इस पाथ के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है. द स्पीड ऑफ बॉल whenever pass is always 10 मीटर पर सेकेंड. तो जब राजू रीवू को बॉल देता है तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाती है बॉल, और रीवू रतन को देता है तब भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. मतलब दोनों प्लेयर्स सेम स्पीड से बॉल जो है वो पास कर रहे हैं, तीनों प्लेयर इवन, है ना. नेक्स्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग 2 एडिशनल स्टेटमेंट. तो देखो अभी डायरेक्शन में तो इतना ही पता था कि कुछ एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, उसमें 3 बॉयज प्रैक्टिस कर रहे हैं. राजू ने रीवू को बॉल पास की, रीवू ने रतन को बॉल पास की, रतन ने फिर राजू को बॉल पास की, ठीक है. और बॉल की स्पीड पता है अपन को, पाथ पता है, पाथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. अब आगे देखते हैं क्या है. अब अपन को दिया एक स्टेटमेंट, ठीक है. डायमेंशन ऑफ द ग्राउंड इज 80/50. तो 80/50 का ग्राउंड है. मतलब अगर एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये वाली लेंथ 80 है, ये 50 है. सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय राजू, रीवू एंड रतन इज 1000 स्क्वायर मीटर. मतलब अगर मैं ये लाइन ज्वाइन कर दूं, ठीक है, राजू और रतन की अगर ये लाइन अपन ज्वाइन कर दे, तो ये जो लाइन है इससे इसके साथ जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया गिवन है 1000 स्क्वायर मीटर, ठीक है. तो ये एरिया बोल दिया 1000 स्क्वायर मीटर. ये 2 स्टेटमेंट है. नाउ कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटिंग द फॉलोइंग. आपको क्या बताना है इसमें? ये 2 इंफॉर्मेशन तो उन्होंने दे दी, ठीक है, लेकिन आपको क्या बताना है? हाउ मेनी सेकेंड्स डज इट टेक फॉर राजू टू गेट द बॉल बैक सिंस ही पास इट टू रीवू. तो जब राजू ने रीवू को बॉल पास की, उसके बाद राजू को वापस कब बॉल मिलेगी, कितने टाइम पे मिलेगी, वो फाइंड करना है, ठीक है. तो राजू ने रीवू को दी, रीवू ने फिर रतन को दी, फिर रतन ने राजू को दी. तो राजू का नेक्स्ट टाइम बॉल कितने टाइम में वापस आई, वो अपन को जो है टाइम बताना है. हाउ मेनी सेकेंड्स, कितना टाइम लगा, वो बताना है. पर पॉइंट यहाँ पे ये है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो क्या हमको वैल्यू निकालनी है टाइम की? इतना पढ़ के हमें समझ में आ गया कि ठीक है कुछ इन्फॉर्मेशन है, हमको कुछ डायरेक्शन गिवन है, बट जैसे ही हम ऑप्शन देखते हैं तो अपन को बोला है फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द प्रॉब्लम, सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड even using both these statement. Either 1 or 2 by itself is sufficient to solve the problem. 1 and 2 both are required to solve the problem. स्टेटमेंट पढ़ के ही आप एग्जाम में आइडेंटिफाई करोगे कि डेटा सफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन है. और डेटा सफिशिएंसी के ऊपर जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक्चुअल वैल्यूज नहीं निकालनी होती है. यू जस्ट हैव टू कंसिडर वेदर स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन. विच क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन. कितने सेकंड्स के बाद राजू को वापस बॉल मिलेगी. इतने पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है. क्या इस स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन यूज करके क्या आप आंसर बता सकते हो क्या? दूसरा पॉइंट ये है कि देखो ये वाला जो डायरेक्शन है ये कॉमन डायरेक्शन है.
तो ये वाला जो डायरेक्शन है वो अपन ने अभी यहाँ पे पूरा लिख दिया है। अभी तक इन्फॉर्मेशन बस इतनी है कि राजू ने रिवू को बॉल पास की, रिवू ने रतन को पास की, रतन ने राजू को पास की, यहाँ पे 3 सेकंड के लिए इसने रोकी है, 2 सेकंड के लिए इसने रोकी है बॉल। तो आपको ये पूरा टाइम बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखें कि बॉल की स्पीड पता है, सब कुछ पता है, पर अपन को अब क्या करना है, सफिशिएंट, फर्स्ट अलोन सफिशिएंट, सेकंड अलोन सफिशिएंट। तो डेटा सफिशिएंसी बेसिकली कैसे वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, आप पहले सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करोगे और देखोगे कि क्या अपन इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं क्या, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन यूज करके। तो एक बार आप ये चेक लगाओगे और एक बार आप सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट अलोन यूज करके चेक लगाओगे कि क्या अपन इसका आंसर दे सकते हैं क्या। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर दे सकते हो तो आपका आंसर ए है। अगर आप अकेले सेकंड स्टेटमेंट का यूज करके आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का तो आपका आंसर बी ऑप्शन है। और प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व इवन बोथ 1 and 2। इवन अगर आप दोनों भी यूज करो तब भी आप टाइम नहीं बता सकते, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। तो आंसर इज ऑप्शन सी। और ये बोल रहा है 1 और 2 बाय इटसेल्फ इज सफिशिएंट। ये डी ऑप्शन बोल रहा है कि या 1 यूज करो या 2, कोई भी एक यूज कर लो, आप आंसर बता सकते हो। और लास्ट बोल रहा है 1 and 2 बोथ आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और लास्ट बोल रहा है कि आप दोनों यूज करोगे तब आप आंसर बता सकते हो। और सी बोल रहा था कि अगर आप दोनों यूज करोगे तब भी आप आंसर नहीं बता सकते, सॉरी, ठीक है, अगर आप दोनों यूज करोगे तब भी आंसर नहीं बता सकते। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में अपन कैसे अप्रोच करेंगे, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे, देन अपन सेकंड स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो पहले अपन फर्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि डायमेंशन जो है वो 80/50 है, ठीक है। तो डायमेंशन 80/50 है, तो ये लेंथ 50 हो गई, ठीक है, ये लेंथ आपकी 50 है और ये लेंथ जो है वो 80 है। तो सिर्फ फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूज करनी है, सेकंड के लिए सोचना भी मत। सिर्फ फर्स्ट इंफॉर्मेशन से आप क्या बता सकते हो कि राजू को बॉल कितने टाइम के बाद वापस मिलेगी। तो पहले अपन यहाँ पे ये देखें कि चलो ये एक लेंथ तो मिल गई, ठीक है। यहाँ पे लेट से अगर मैं नाम देता हूँ ए, ये दे देते हैं बी और ये देते हैं सी, ठीक है। ए बी सी ट्राइंगल है अपने पास। अब ए बी सी ट्राइंगल में आपको ए सी की लेंथ तो पता है, दैट इज 80, है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ने बता दिया। अब ए बी की लेंथ नहीं पता, लेट मी टेक दिस एज एक्स। बी सी की लेंथ नहीं पता, लेट मी टेक दिस एज वाई, ठीक है। और अपन को पता था कि जो राजू और रतन है दे आर स्टैंडिंग एट द मिड पॉइंट्स, है ना। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, मतलब ये लेंथ हो गई 25, ये लेंथ हो गई 25। तो ये 25 है, ये 80 है, ठीक है। और आपको ये बताना है कि टाइम बताना है कौन सा, कि राजू को बॉल वापस कब मिलेगी। तो देखो एक बात बहुत क्लियर है कि अगर आपको टाइम निकालना है तो आपको बॉल की स्पीड तो एक्स, ए से बी जाने की पता है, बी से सी जाने की पता है, ठीक है, और सी से ए जाने की पता है। आपको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है तो आपको डिस्टेंस चाहिए, ए बी, बी सी डिस्टेंस चाहिए, सी ए डिस्टेंस तो आपके पास है क्योंकि आपके पास स्पीड भी है बॉल की। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपके पास बॉल की स्पीड तो तीनों केस में सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस निकालना है जिसमें एक डिस्टेंस आपको 80 तो पता ही है। एक्स और वाई जो है उस पर अपन को फोकस करना है कि क्या अपन फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूज करके एक्स और वाई बता देंगे, क्योंकि अगर एक्स और वाई बता सकते हैं तो फिर अपन बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट है आंसर करने के लिए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे ये जो लेंथ है एक्स जो मैंने मानी है ए बी की, और ये डिस्टेंस लेट मी टेक दिस एज के, ठीक है, इसको मैं के मान लेता हूँ। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा दिस विल बी 80 माइनस के, ठीक है। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस जो है वो 80 माइनस के होगा। अब आप यहाँ पे ये फोकस करो कि एक्स और वाई कैसे निकल सकता है। तो देखो पहली इक्वेशन तो अपन राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। मतलब एक स्टेटमेंट तो क्लियर है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, ठीक है। ये अपन को फर्स्ट जो है इक्वेशन क्लियर है। दूसरा अगर अपन देखें तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखें तो इसमें आपको 25 कॉमन दिख रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला पार्ट भी 25 होगा क्योंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, है ना। और ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये भी 25 ही होगा आपका। तो ये 25 है, ये भी 25 है, ठीक है। अब इसमें आप स्टेटमेंट देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या बनेगा,
ये आपका बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 25 स्क्वायर की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। ठीक है, और इस पे अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये 25 स्क्वायर क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 80 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन आपके पास हैं, एक ये और एक ये, और एक आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80 स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपका आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 80 माइनस के होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अपन देखें कि इस सिचुएशन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अगर अपन स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 6400 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6400 माइनस के स्क्वायर प्लस 160 के। ठीक है, और इसके बाद अपन ये देखें कि अपन यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें आप ये बोल सकते हो कि एक्स के स्क्वायर को अगर मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया कितना 160 के माइनस 6400। ठीक है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 80 स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को अपन राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर। तो माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर। तो अपन ने माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 160 के माइनस 6400। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है अभी अपने पास। अब इस पॉइंट पे आप ये देख सकते हो कि 80 स्क्वायर और 6400 कैंसिल हो जाएंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 160 के। ठीक है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 160 बाई 2 इज 80 के। तो x स्क्वायर आ गया मेरे पास 80 के। अब x स्क्वायर तो 80 के आ गया, इसमें अपन देखें कि x स्क्वायर 80 के आ गया, और इस वाली इक्वेशन को अगर अपन ध्यान से देखें कि x स्क्वायर अगर 80 के तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 80 के रख सकता हूँ। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी फाइनल, आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर की जगह अगर अपन 80 के रखेंगे तो 80 के माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर है 625। ठीक है, तो ये हो गया आपका के स्क्वायर माइनस 80 के प्लस 625 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी के टर्म्स में इक्वेशन आ गई। तो इसको सॉल्व करके जब मैं क्वाड्रेटिक पे, देखो वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, बस आपको एक क्वाड्रेटिक बन गई, एक वैलिड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे आप के की वैल्यू निकाल सकते हो, पर आपको एग्जाम में निकालनी नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि के निकल गया तो अपन आंसर दे सकते हैं इसका टाइम का, जो ये क्वेश्चन है उसका। ठीक है, अब आप चाहो तो टाइम की इक्वेशन आप देखना चाहते हो तो टाइम की इक्वेशन क्या बनेगी कि भाई ए से बी बॉल गई, एक्स ट्रेवल किया, ठीक है, स्पीड क्या है 10 बॉल की, तो एक्स बाय 10 टाइम है, फिर 3 सेकंड के लिए रिव्यू ने अपने पास रखी, फिर प्लस आप बॉल गई वाई डिस्टेंस ट्रेवल करके 10 की स्पीड से, फिर रतन ने 2 सेकंड के लिए अपने पास रखी, फिर बॉल कितना ट्रेवल करके जाती है 80। ठीक है, 80 और कितने की स्पीड से 10 की स्पीड से, तो ये आपका पूरा टाइम है। तो यहाँ पे 80 बाई 10 हो गया 8, 8 प्लस 2 हो गया 10, 10 प्लस 3 हो गया 13। तो ये मतलब इक्वेशन फाइनल क्या बन रही है, दैट इज एक्स प्लस वाई बाई 10 प्लस 3 प्लस 2 5 प्लस 8, तो दैट इज 13, है ना। तो ये आपका टाइम है, ये वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए एक्स और वाई चाहिए। क्या एक्स और वाई मिल सकता है, यस। अगर यहाँ पे के निकाल लोगे आप तो के की वैल्यू मिलेगी तो एक्स मिल जाएगा, क्योंकि के यहाँ पे रखोगे तो वाई भी मिल जाएगा और के यहाँ रखोगे तो एक्स भी मिल जाएगा। तो आपकी ये दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई आ सकते हैं, तो मतलब आप निकाल सकते हो टाइम
बॉल के वापस आने का किसके, राजू के पास। तो ये आपको बस ध्यान देना था, ठीक है, ये बस आपको ध्यान देना था कि बस स्टेटमेंट सफिशिएंट होने चाहिए आंसर देने के लिए। तो आपने ये देख लिया, तो मतलब सिर्फ ये एनालिसिस कर लिया इतना कि ठीक है क्या ज़रूरी है, ये टाइम पता करने के लिए, ये टाइम पता करने के लिए क्या ज़रूरी है, एक्स और वाई ज़रूरी है, निकल सकते हैं। हाँ, इक्वेशंस को सॉल्व करके के निकाला जा सकता है, के निकलेगा तो एक्स वाई मिल जाएगा। तो मतलब फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट अलोन सफिशिएंट है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट अगर अपन अलोन यूज करते हैं, जो बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय राजू, रिवू एंड रतन इज 1000 स्क्वायर मीटर। जब आप सेकंड स्टेटमेंट अलोन यूज कर रहे हो तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन आप इस डायग्राम से पूरी इरेज कर दो। ये 25 नहीं पता हमको, ये 80 हमको नहीं पता, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपन जो है इरेज कर रहे हैं, क्योंकि अपन कंसिडर कर रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट। तो ये भी हट जाएगा, क्योंकि आप ब्रेक करके भी नहीं ले सकते कोई वैल्यू। तो सेकंड इंफॉर्मेशन अकेले यूज करोगे तो बोल रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वो 1000 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन ये ट्रायंगल देखें तो इसका अगर एरिया 1000 है तो मतलब हाफ बेस इज एक्स, हाइट इज वाई, इक्वल टू 1000, ठीक है। तो x इंटू वाई आपका क्या बन जाएगा, 2 इंटू 1000 दैट इज 2000। अब इस एरिया से x इंटू वाई 2000 है, तो आपको सिर्फ इतना पता है कि x इंटू वाई 2000 है, तो x और y तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 2000 हो, जैसे 20 इंटू 100 हो सकता है, 2 इंटू 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग डिस्टेंस यूज करेंगे तो अलग अलग टाइम आएंगे। तो उन चीज़ों का भी अपन को ध्यान रखना है कि भाई अलग अलग डिस्टेंस यूज करोगे तो अलग अलग टाइम आएगा, एक्स और वाई की मल्टीपल वैल्यू होंगी, अलग अलग पॉसिबल वैल्यू होगी, तो ये टाइम की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। तो मतलब सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो अलोन यूज नहीं कर सकते, उससे आपका जो टाइम है वो नहीं निकलेगा, ठीक है, यूनिक टाइम नहीं निकलेगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। तो जब सेकंड सफिशिएंट नहीं है तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व इवन बोथ 1 and 2, नो, वन फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करके तो बता ही सकते हो आप, तो ये भी आउट हो गया। 1 और 2 यूज करके आंसर दे सकते हैं, नो, सेकंड तो यूज ही नहीं कर सकते। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर रिक्वायर्ड, नो, सेकंड इज नॉट रिक्वायर्ड। फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन ए। बस ये ध्यान रखो, डेटा सफिशिएंसी में सिर्फ आपको वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, यूनिक आंसर दे सकते हैं, तभी आप उस स्टेटमेंट का यूज करोगे, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू तक मत जाना, के की वैल्यू मत निकालते बैठे रहना, टाइम लग जाएगा। सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन एनालाइज करनी है कि ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है कि नहीं गिवन क्वेश्चन को आंसर देने के लिए, ठीक है, क्लियर। Now look at the next one. We are given that a local restaurant has 16 vegetarian items and 9 non-vegetarian items in their menu. Some items contain gluten while the rest are gluten free. One evening, Rohit and his friends went to the restaurant. They planned to choose 2 different vegetarian items and 3 different non-vegetarian items from the entire menu. Later, Bella and her friends also went to the same restaurant. They planned to choose 2 different vegetarian item and 1 non-vegetarian item only from the gluten-free options. The number of item combinations that Rohit and his friends could choose from given their plan was 12 times the number of item combinations that Bella and her friends could choose from given their plan. How many items contain gluten? So that is the question based on combinations. Okay, combinations के ऊपर क्वेश्चन है, मॉडर्न मैथ्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले समझे क्या है कि एक लोकल रेस्टोरेंट है जिसमें 16 वेज और 9 नॉन वेज आइटम्स हैं मेन्यू में, ठीक है। तो अपने पास दिया है 16 वेज आइटम्स, तो वेज जो है वो 16 आइटम्स हैं और जो नॉन वेज है वो 9 आइटम्स है। तो ये अपन को क्लियर गिवन है। सम आइटम्स कंटेन ग्लूटेन वाइल दी रेस्ट आर ग्लूटेन फ्री। अब इन्हीं 16 और इसी 9 में कुछ ग्लूटेन आइटम्स हैं जिसमें ग्लूटेन है, किसी में ग्लूटेन फ्री है। तो वो अपन को नहीं पता कि वेज में कितने आइटम है जो ग्लूटेन फ्री है
और नॉनवेज में कितने आइटम है ग्लटन फ्री है वो भी नहीं पता, ठीक है, बस ये पता है कि ग्लटन फ्री भी है और कुछ ग्लटन वाले भी है। वन इवनिंग रोहित एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू दी रेस्टोरेंट, ठीक है, तो पहले बात हो रही है रोहित करके एक है और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो रेस्टोरेंट विजिट करते हैं और दे प्लान टू चूज 2 डिफरेंट वेजिटेरियन आइटम, तो उनको है ना 2 वेज आइटम सेलेक्ट करने, तो 2 वेजिटेरियन आइटम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, रोहित और उसके फ्रेंड्स, एंड 3 डिफरेंट नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है देखो, 2 डिफरेंट वेजिटेरियन एंड 3 डिफरेंट नॉन वेजिटेरियन, तो डिफरेंट वर्ड दिया है, कॉम्बिनेशन में अपन सिलेक्शन करते हैं डिफरेंट आइटम्स का करते हैं, है ना, तो यहाँ पे अपन ये देखें कि 3 जो आपके 3 डिफरेंट नॉन वेज है ना, तो 3 नॉन वेज, तो रोहित और उसके फ्रेंड्स जो हैं इस रेस्टोरेंट में 2 डिफरेंट वेज लेते हैं, 3 डिफरेंट नॉन वेज लेते हैं, ग्लटन और ग्लटन फ्री के बारे में कुछ नहीं पता, बस ये 2 वेज और 3 नॉन वेज पता है। नेक्स्ट, लेटर बेला एंड हर फ्रेंड्स, तो बेला और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे वेंट टू दी सेम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, दे प्लान 2 डिफरेंट वेजिटेरियन एंड 1 नॉन वेजिटेरियन आइटम फ्रॉम दी ग्लटन फ्री ऑप्शंस, तो दे प्लान 2 डिफरेंट वेजिटेरियन, तो ये क्या करती हैं 2 डिफरेंट वेजिटेरियन आइटम सेलेक्ट करते हैं और एक नॉन वेजिटेरियन आइटम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो बेला और उसके जो फ्रेंड्स हैं 2 वेज और एक नॉन वेज आइटम सेलेक्ट करते हैं ओनली फ्रॉम दी ग्लटन फ्री, ठीक है, ओनली, यहाँ पे की वर्ड है ओनली फ्रॉम ग्लटन फ्री, तो इसके दोनों आइटम्स जो हैं वो ग्लटन फ्री है, ये दोनों ग्लटन फ्री है, और हमें ये नहीं पता कि वेज में और नॉन वेज में कितने ग्लटन फ्री है। The number of item combination that Rohit and his friends could choose was 12 times the number of item combination that Bella and her friends could choose. तो इसमें ये बोला कि रोहित के पास जितने ऑप्शंस हैं, रोहित और रोहित के फ्रेंड्स के पास जितने ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये आइटम्स को सिलेक्ट करने के, वो 12 टाइम्स हैं किससे, बेला के और बेला के फ्रेंड्स के पास जो ऑप्शंस हैं ये कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए, 2 वेज एक नॉन वेज ग्लटन फ्री, ठीक है, तो आपको इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो 2 वेज सिलेक्ट करें पहले, रोहित के फ्रेंड्स की बात करें, 2 वेज सिलेक्ट करें, कितने टोटल वेज है 16, तो 16 में से 2 वेज सिलेक्ट करें, ठीक है, और फिर 3 नॉन वेज सिलेक्ट करें, नॉन वेज कितने हैं 9, तो 9C3, तो ये हो गया रोहित और रोहित के फ्रेंड्स का सिलेक्शन, ये दिया हुआ है दिस इज 12 टाइम्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ बेला एंड हर फ्रेंड्स, तो पहले यहाँ पे अपन ये देखें कि इतना तो पता है कि बेला और उसके फ्रेंड्स ने ग्लटन फ्री ऑप्शंस लिए, ठीक है, ग्लटन फ्री वेज और नॉन वेज आइटम्स लिए, तो इसमें अपन मान लेते हैं कि जैसे कि वेज में ग्लटन फ्री ए आइटम्स हैं और नॉन वेज में ग्लटन फ्री बी आइटम्स हैं, ठीक है, ये ए और बी क्या है ग्लटन फ्री आइटम्स, तो 2 वेज ग्लटन फ्री लिए, तो वेज में ग्लटन फ्री कितने हैं ए, तो ए में से कोई भी 2 लिए, और यहाँ पे नॉन वेज का एक ही आइटम लिया है ग्लटन फ्री, तो यहाँ पे नॉन वेज आइटम कितने हैं BC1, ये आपकी इक्वेशन बन रही है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना ए और बी आपके क्या है ग्लटन फ्री आइटम, सो ए और बी जो है वो आपके ग्लटन फ्री आइटम्स हैं। क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो और ए और बी की पॉसिबल वैल्यू देखो, उससे फिर पता चल पाएगा कि कितने ग्लटन वाले आइटम्स हैं वो अपन को निकालना है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस विल बी 16 इंटू 15 बाई 2 इंटू 1 एंड 9C3 इज 987 एंड दैट इज 321 and that is equal to 12 into AC2 is A into A minus 1 divide by 2 and BC1 is B, ठीक है, तो बेसिक कॉम्बिनेशन का अपन ने कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है बस, अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 5 जा 15, ठीक है, और ये आपका है 3 2 जा 6, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो आपके पास नंबर बच रहे हैं 5387, तो 5387
7, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा है, a इंटू ए माइनस वन इंटू बी, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास है a इंटू ए माइनस वन इंटू बी, ये आपके पास है। इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 53872, सब मल्टीप्लाई इक्वल टू a इंटू ए माइनस वन इंटू बी। अब एक पॉइंट ध्यान से देखना कि भाई यहाँ पे ग्लटन फ्री ए, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू 16 हो सकती है ना, क्योंकि मैक्सिमम आइटम्स ही 16 हैं, तो ग्लटन फ्री या तो पूरे 16 होंगे या उससे कम होंगे। सिमिलरली बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 9, क्योंकि अगर टोटल 9 नॉनवेज आइटम्स है तो ग्लटन फ्री 9 या 9 से कम होंगे। तो अब आप इससे आप ध्यान से देख सकते हो कि अपन बी की वैल्यू बनाएं, बी की वैल्यू ट्राई करते हैं अपन बनाना। तो यहाँ पे बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 9, तो क्या बी 9 हो सकता है, यहाँ पे आप 9 बना सकते हो या कहीं से भी, तो 9 तो नहीं बन सकता है ना, कोई भी कॉम्बिनेशन लेके आप 9 नहीं बना सकते, सिर्फ बी की वैल्यू अकेले 9 हो, तो यहाँ पे तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। अब 9 के बाद तो 9 तो पॉसिबल नहीं, 9 के बाद अगर मैं 8 चेक करूँ, क्या 8 बन सकता है, यस 8 तो है, तो 8 मैंने बी को बना दिया। अब यहाँ पे ए और ए माइनस वन दो नंबर हैं जिसमें एक का डिफरेंस है, तो वो बन सकता है क्या, तो ये देख सकते हो 7 2 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15, यस ये बन सकता है 15, और ये 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो गया आपका 15, ठीक है, और ये एक कम ए इंटू ए माइनस वन इंटू बी, तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 15, ठीक है। और इस केस में बी की वैल्यू क्या है, 8, तो ये एक केस हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन बी की वैल्यू 7 ट्राई करते हैं, 7 बन सकता है, यस 7 है अपने पास, तो बी को आप 7 मान लो। अब 7 अगर मैंने बनाया तो ए और ए माइनस वन बना पाएंगे क्या, तो 2 3 जा 6, या फिर 2 8 जा 16, 5 3 जा 15, 16 और 15 बन जाएगा, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 16, 5 इंटू 3 15, तो ये बन सकता है। तो ए इस केस में 16 हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 16 और बी हो जाएगा इस केस में 7, ठीक है, एक ये पॉसिबल केस है। नेक्स्ट अपन देखें क्या बी नेक्स्ट 6 हो सकता है क्या, बी को अपन 6 बना सकते हैं, यस बी को 6 भी बना सकते हो, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अगर बी 6 बन गया तो अब आपके पास सिर्फ 5 8 और 7 बच रहे, ठीक है, 5 8 और 7 बच रहे हैं। क्या 5 8 7 से आप ये बना सकते हो ए इंटू ए माइनस वन, तो वो तो 8 और 7 तो ए इंटू ए माइनस वन बन जाएंगे, लेकिन 5 आपका रह जाएगा, तो 5 8 7 यूज करके आप ए इंटू ए माइनस वन नहीं बना पाओगे, है ना, तो मतलब बी 6 तो नहीं हो सकता। तो मतलब ये क्लियर हो गया कि आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, ठीक है, यही दो केस है, यही दो पॉसिबिलिटी है जो ए और बी की हो सकती है, और ए और बी हमने क्या माने थे, ग्लटन फ्री। अब टोटल कितने आइटम है, 16 + 9 कितने आइटम होगा, 25, 25 टोटल आइटम्स हैं, जिसमें ए और बी यहाँ पे देखें तो सम कितना है, 15 + 8 दैट इज 23, 16 + 7 दैट इज 23, तो मतलब यहाँ पे अपन को मिल जाएगी ग्लटन फ्री आइटम्स 23 है। तो जब टोटल 25 आइटम्स है, ग्लटन फ्री 23 है, तो आपको तो चाहिए थे ग्लटन वाले कौन कितने हैं, तो दैट इज ऑप्शन ए 2, 25 - 23 इज 2, तो दैट इज द वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के ऊपर था, ध्यान से आपको कॉम्बिनेशन इक्वेशन बनाना चैलेंजिंग थी, ठीक है, क्लियर।